वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज से जो है करंट अफेयर की एक वीडियो प्रतिदिन आपके अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्यूचर जोन शामली पर अपलोड किया करूँगा। ठीक 7 बजे आपको करंट अफेयर की एक वीडियो प्राप्त हुआ करेगी। तो सभी स्टूडेंट्स फ्यूचर जोन के इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने करंट अफेयर को परफेक्टली मजबूत कर लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के स्पेशल क्वेश्चंस। करंट अफेयर के स्पेशल क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाता हूं मैं। क्या कहता है? हाल ही में आगामी वर्ष 2023 में होने वाली G20 की 200 बैठकों में से एक बैठक का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा? क्वेश्चन तो आपको दिखाई दिया ही होगा, क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि 200 बैठकों का आयोजन कहाँ होगा? तो 200 की 200 बैठकों का आयोजन भारत में होगा वर्ष 2023 में। इस सवाल में पूछ रहा है कि बताइए पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो ये पहली बैठक का जो आयोजन होगा वो ए आंसर होगा जोधपुर में। जोधपुर। और ये जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में, वैसा जैसे क्वेश्चन में इसने दिया ही है। तो हम लोग इस पे G20 पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। G20 जो है विकासशील देशों का एक संगठन है G20। इसमें 19 देश हैं। कितने देश हैं? 19 देश। नाम क्या है? G20, लेकिन देशों की संख्या कितनी है बच्चा? इसमें 19 देश इसमें हैं, 19 देश। ठीक, इसका जो 17वां शिखर सम्मेलन है 2023 में 17वां शिखर सम्मेलन, कौन से वा? 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? भारत में होने जा रहा है। अब भारत ने इसकी जो सदस्यता या अध्यक्षता है या मेजबानी है वो किस देश से ग्रहण करेगा, यानी कि किससे लेने वाला है? अब किससे लेने वाला है? तो भाई लोगों, ये जो लेने वाला है ये इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से 1 दिसंबर 2022 को क्या लेगा? अध्यक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। यानी कि किसके पास है अध्यक्षता? अब तक इंडोनेशिया के पास में है। किसके पास में है? इंडोनेशिया के पास में है। अब इंडोनेशिया से किसके पास जाने वाली है? भारत के। तो 2023 में इसके क्या होने वाले हैं? चुनाव, और 200 सम्मेलन कहाँ होंगे? G20 के भारत में होंगे 2023 में। तो ये राजस्थान में किस जिले में होना है? जोधपुर जिले में होना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेकर आता हूं मैं। सवाल आया, हाल ही में कौन साइकिलिंग से 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर सभी राज्यों के भ्रमण करेगी? कोई महिला है, क्या कहता है? 20,000 किलोमीटर की यात्रा करनी है उसको और सभी राज्यों में क्या करेगी? वो घूमेगी। वो कौन कौन से राज्य होंगे? सभी राज्य कह दिए तो इसका मतलब टोटल भारत में जितने राज्य हैं उन सब में उसका भ्रमण होगा। क्लियर होगी बात सर? तो उस महिला का नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या है? तो ये बहुत बड़ा काम होता है। उसका नाम है आशा राजूबाई मालवीय। कौन है भैया? आशा राजूबाई मालवीय। आशा राजूबाई मालवीय। आशा राजूबाई मालवीय है जो क्या करेगी? पूरे भारत में घूमेगी। पूरे भारत का साइकिलिंग से क्या करेगी? पर घूमने का काम करेगी, भ्रमण करेगी, पूरे राज्य का भ्रमण करेगी। ठीक है, इसमें क्या करना है इसको? पर्यटन गंतव्य, जो पर्यटन स्थल है उन पर जाएगी, जो नैसर्गिक सौंदर्य स्थल है, समृद्ध इतिहास के विषय में जानकारी देगी, संस्कृति के देश के कोने कोने तक पहुंचाने का हिस्सा बनेगी वो। ये एक एथलीट और पर्वतारोही है। ये महिला आशा पूर्णा देवी एथलीट एवं पर्वतारोही, एथलीट है और पर्वतारोही है। एथलीट कम पर्वतारोही है। ये मध्य प्रदेश की निवासी है। किस राज्य की निवासी है? मध्य प्रदेश की निवासी है। मध्य प्रदेश की ये निवासी है। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं आपके सामने। यस बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया, हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ
ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करने वाला है। ऐसा कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 लाख करोड़ का योगदान दिया? अब आप लोगों को एक छोटा सा नॉलेज होना चाहिए डियर स्टूडेंट, कि भैया जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका कोई अपना बिजनेस तो है नहीं भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो आप लोग जानते हैं हजारों कर्मचारी है, 10,000 से अबव कर्मचारी उसके अंदर हैं, तो उसका कोई अपना रोजगार तो है नहीं, या इसके पास अपना कोई बिजनेस तो है नहीं। वो उनको फंड कहाँ से देता होगा? जो कर्मचारी हैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम चलाता है, इतने सारे प्रोग्राम चलाता है। WHO के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, शांति सेना के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, विश्व के अंदर बहुत सारे काम किए जाते हैं। किसके द्वारा? UNO द्वारा किए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए जाते हैं। तो सवाल ये आया कि भैया इनको फंड कौन करता है? तो इनको जो फंड करता है सबसे बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर USA करता है। कौन करता है? USA। अमेरिका सबसे ज़्यादा फंड देता है। किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ को। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? अमेरिका का है। और कितना परसेंट? लगभग 22% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ को कौन देता है? अमेरिका प्रदान करता है। ठीक, 22% हिस्सा। दूसरे नंबर पे आता है जापान। कौन आता है? जापान। जापान लगभग 9%, 9 पॉइंट कुछ है, तो 9% आप लोग ऐसे लर्न रख सकते हैं। 9% हिस्सा कौन देता है? जापान देता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें भारत की, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना हिस्सा देता है? तो भारत जो हिस्सा देता है वो 0.734% देता है। कितना देता है? 0.734% देता है। तो यहाँ अभी एक UNDP या संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री कौन है भारत के? भाई कोई बच्चा बताएगा? विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने घोषणा की कि हम लोग जो है, विदेश मंत्री का नाम है जयशंकर प्रसाद। कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद। विदेश मंत्री जी ने घोषणा की कि हम लोग क्या करेंगे, $5 लाख का देंगे। किसमें? आतंकवाद निरोध जो संयुक्त राष्ट्र का ट्रस्ट है उसमें फंड में $5 लाख का योगदान करेंगे। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कौन देता है? USA देता है। उसके बाद जापान देता है। भारत का तो 0.734 ही इन्वेस्टमेंट है, और ये दिया जाता है उसकी GDP के आधार पर। किसके? GDP के आधार पर दिया जाता है ये सब धन। और विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। यस डियर स्टूडेंट, हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर नामक पुस्तक लिखी है? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर नामक पुस्तक लिखने की बात आई, तो कहता बताइए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के विषय में बात की गई होगी, तो वहाँ के लोग होंगे। लगभग 15 लोगों ने अपने संस्मरण दिए इसमें। कितने? 15 लोगों ने अपने संस्मरण दिए इसमें। 15 व्यक्तियों ने अपने संस्मरण दिए। तो इसको जो संकलन किया है या इसको इकट्ठा किया है वो किसके द्वारा किया गया है? ये हरदीप सिंह पुरी। किसके द्वारा किया गया है? हरदीप सिंह पुरी द्वारा लिखी गई है। हरदीप सिंह पुरी। अब मैं आप लोगों से पूछूं, हरदीप सिंह पुरी कौन है? हरदीप सिंह पुरी कौन है? अगर कोई बच्चा जानता हो हरदीप सिंह पुरी के विषय में, हरदीप सिंह पुरी कौन है? आपको पता होना चाहिए कि हरदीप सिंह पुरी कौन है। ये वर्तमान में पेट्रोलियम और गैस मंत्री हैं। कौन है भैया? पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री। पेट्रोलियम। अब इस सवाल में इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ गया भैया? पुस्तक है दिल्ली में सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के नाम से, तो हरदीप सिंह पुरी। सबसे बड़ी बात तो यही आई। दूसरी बात इसमें क्या है, जो इसकी प्रस्तावना लिखी है इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है अमिताभ बच्चन ने। किसने लिखी है? अमिताभ बच्चन जी ने। किसने लिखी है? अमिताभ बच्चन जी ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। इसलिए थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस आ जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं मैं। यस डियर, कहता हाल ही में खुरदरा ज्वेलरी कंपनी मालाबार
गोल्ड एंड डायमंड्स व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई से कितना सोना आयात करने वाली पहली भारतीय ज्वेलर कंपनी बन गई है? तो अगर 25 किलोग्राम, तो ये मेरे लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बात है कि कितना सोना आयात किया, आपके एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि भारत सबसे अधिक किस देश से सोना आयात करता है? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है जो यहाँ लिखा हुआ है कि हाल ही में किस कंपनी ने यूएई से कितना सोना आयात करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो 25 किलो सोना, 25 किलो कोई बड़ा काम भी नहीं है। लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि भैया भारत किस देश से सबसे अधिक सोने का आयात करता है? तो भारत जो है सबसे अधिक सोने का आयात करता है स्विट्जरलैंड से। किससे करता है भाई लोगों? स्विट्जरलैंड से सबसे अधिक सोने का आयात करता है। अब सवाल ये आता है कि भैया भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? सवाल तो ये भी बनेगा ना। तो भारत में जो सबसे अधिक सोना है वो पाया जाता है डियर कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक की कोलार खाने हैं, वहाँ सबसे अधिक पाया जाता है सोना, राइट। अब सवाल ये आया, एक महत्वपूर्ण धातु और है हीरा। हीरा भारत में कहाँ पाया जाता है? एक महत्वपूर्ण धातु है हीरा। हीरा भारत में कहाँ पाया जाता है? ये भी तो सवाल आएगा आपके सामने। तो हीरा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कौन सी खाने हैं? कौन सी खाने हैं? पन्ना की खाने। कौन सी खाने बच्चों? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पन्ना की खाने हैं, जहाँ से हीरे का उत्पादन होता है। बच्चे, अगर आपको लगे कि स्पीड कम है पढ़ाने की, तो जब आप अपनी यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो वहाँ से इसकी स्पीड बढ़ा लेना और जल्दी जल्दी इसको करके सुनते रहना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आता हूँ। यस डियर, कहता है हाल ही में भारत और किस देश के बीच एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ का आयोजन? संयुक्त युद्धाभ्यास है गरुड़। संयुक्त युद्धाभ्यास कौन सा बाल को? गरुड़। गरुड़ का आयोजन सूर्य नगरी जोधपुर में किया गया है। सूर्य नगरी जोधपुर में किया गया। देखो ध्यान से समझना सवाल को। सवाल ये आया कि ये युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? तो युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? सूर्य नगरी जोधपुर में हुआ। सूर्य नगरी जोधपुर में हुआ। अब सूर्य नगरी जोधपुर, आज नया नाम आप लोगों को मिला होगा, जोधपुर का उपनाम। आपसे कोई पूछे जोधपुर का उपनाम क्या है, तो आप बता सकते हैं भाई जोधपुर का उपनाम क्या है। तो सब लोग जानते हो जोधपुर का उपनाम क्या है। तो जोधपुर का उपनाम अगर हम लोग बताएं तो जोधपुर का उपनाम आता है सूर्य नगरी। एक बात तो हम लोगों ने यहां से नहीं सीखी, सूर्य नगरी। जोधपुर का उपनाम क्या हो गया? सूर्य नगरी। अब दूसरा मुद्दा ये आया कि भैया ये युद्धाभ्यास गरुड़ किन दो देशों के मध्य? सवाल ऐसे आएगा, गरुड़ युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? गरुड़ युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो गरुड़ किन दो देशों के मध्य हुआ, उस पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। तो गरुड़ जो होता है युद्धाभ्यास फ्रांस और किसके मध्य होता है भैया? फ्रांस और भारत के मध्य हुआ। और फ्रांस और भारत के मध्य कहाँ हुआ? सूर्य नगरी में हुआ। और सूर्य नगरी किसका उपनाम है? सूर्य नगरी किसका उपनाम है? जोधपुर का उपनाम है। सूर्य नगरी किसका उपनाम है? जोधपुर का उपनाम है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाता है दिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। यस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर, आप लोग देख रहे होंगे हाल ही में नोएडा, गुड़गांव, कई सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें कुत्तों का आतंक है। कुत्तों का आतंक है। तो कई सारी ऐसी ब्रीड आ रही हैं मार्केट में जो क्या करती है, बहुत ज़बरदस्त प्रहार करती है बच्चों के ऊपर। एक दो जगह बच्चे खा लिए। तो इसके लिए क्या किया, किसी राज्य सरकार द्वारा एक नियम बना दिया गया कि आप अगर कुत्ता पालोगे तो उसका आपको पंजीकरण कराना होगा। क्या कराना होगा? पंजीकरण कराना होगा। अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया, कुत्ता पंजीकरण कराना फ्री, लेकिन आपने पंजीकरण नहीं कराया और आप पकड़े गए, तो भैया आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। कितना जुर्माना देना होगा? 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यही सवाल है
कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया? तो ये किया हरियाणा सरकार द्वारा। किसके द्वारा? अभी हरियाणा सरकार द्वारा इसको लागू किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। सवाल आया, हाल ही में डाबर का सुना होगा ना, डाबर का भी तेल भी आता है, डाबर का च्यवनप्राश भी आता है, डाबर की सारी चीज़ें आती है। करोड़ रुपए में बादशाह मसाले को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर रही है? बादशाह मसाला होता था। कहता है कि बताइए किसने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को ले लिया, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी इसकी खरीद ली? तो भैया 51% हिस्सेदारी खरीद ली। मेरे लेवल से जो हम लोग बात करते हैं कांस्टेबल वगैरह की, तो उसमें आजकल का ट्रेंड सा बन गया, कुछ सवाल का कोई पैटर्न नहीं रहा। करंट अफेयर की अगर हम बात करें, कोई ट्रेंड नहीं रहा, किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ाते। नेक्स्ट वन, तो बच्चे, अगर किसी बच्चे को लग रहा होगा कि स्पीड स्लो है, तो वो क्या कर सकता है? अपने यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी चीज़ों को सुन सकता है। मैं तो धीरे से समझाऊंगा ताकि सभी बच्चों के आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। अगला सवाल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? ये कहता है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जो है निम्न में से किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? तो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कार्य करता है। क्लियर होगी बात? कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो ए आंसर इस सवाल का आ जाता है। नेक्स्ट वन सवाल, भारतीय रक्षा क्षमताओं के संदर्भ में डीसा एयरबेस किस राज्य में स्थित है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं ज्यादा सा इंपॉर्टेंट। यही सवाल आएगा, डीसा एयरबेस कहाँ है? डीसा एयरबेस कहाँ है? तो पूछ रहा है कि बताइए डीसा एयरबेस को कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप लोग देखेंगे ज़्यादातर जो एयरबेस होते हैं वो इस जगह स्थापित किए जाते हैं जहाँ से शत्रु सेना और शत्रु देश और अपने देश के बीच में थोड़ा सा गैप हो, मतलब इतना भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, ताकि डायरेक्ट क्या किया जा सके, एक्शन लिया जा सके। तो निम्न में से कौन सा राज्य? पंजाब भी किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तानी। राजस्थान भी बनाता है, गुजरात भी बनाता है, सिक्किम। तो ये सारे के सारे बॉर्डर लाइन के ही सारे के सारे राज्य हो गए। तो अब तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से कौन सा राज्य है जिसमें हम लोग जो भारत सरकार द्वारा डीसा एयरबेस को स्थापित किया गया है? तो डीसा एयरबेस को स्थापित किया गया है ये बनासकाठा, और बनासकाठा जिला किस राज्य में है? गुजरात में। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे मात्र 130 किलोमीटर दूर है। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उससे मात्र 130 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट वन ध्यान देंगे। कहता है जल संसाधन, सवाल आया आप लोगों के सामने। कहता है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा भारत के जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि वर्ष 2022 में जल सप्ताह का कौन सा संस्करण लॉन्च हो रहा है? तो सवाल में ये बात लिखी है, तो हो सकता है आपके उसमें क्या हो गया ये? यस, नेक्स्ट बच्चा ध्यान देंगे। वो कहता है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा भारत के जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ सवाल आपसे वो पूछेगा कि वर्ष 2022 में जल संरक्षण सप्ताह के लिए कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आप बताएंगे 7वां संस्करण आयोजित किया गया। दूसरा ये पूछेगा कब से कब तक, तो सवाल ही है, तो कब से कब तक ये पूछेगा भाई 1 नवंबर से 5 नवंबर। राइट आंसर तो क्या आ जाएगा सवाल का? 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। यानी कि इस सवाल का उत्तर तो क्या आ जाता है? बी, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक।
क्लियर। अब सवाल आता है दूसरा, यहाँ दूसरी बात ये आती है, क्योंकि जल संसाधन की बात चल रही है तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया जल संसाधन मंत्री कौन है, क्योंकि जल संसाधन का सवाल है तो इस पे आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि बताइए जल संसाधन मंत्री कौन है। तो जल संसाधन और विकास मंत्री, जल संसाधन और विकास मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं। और कहाँ के हैं भैया? राजस्थान के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। क्लियर। अब यहाँ पूछ लिया कि 7वां जल सप्ताह मनाया गया, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? जल सप्ताह का कहाँ पे इसको आयोजित किया गया? तो इसको जो आयोजित किया गया वो नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया? नोएडा में इसको आयोजित किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? सवाल ये भी तो आप पूछेगा कि बताइए इस योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारी राष्ट्रपति महोदया द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया। और राष्ट्रपति जी कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्लियर। उसके बाद आपसे पूछेंगे यार इसका विषय क्या था? ये जो आयोजन हुआ इसका विषय क्या था? इस आयोजन का विषय क्या था? तो इस आयोजन का विषय था सतत विकास। कौन भैया? सतत विकास और जल संरक्षण। जल संरक्षण और सुरक्षा, जल सुरक्षा, ये इसका मोटो था या विषय हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, तो मैंने क्या चर्चा की कि भैया जल संसाधन दिवस, जो जल संसाधन सप्ताह है वो 1 से 5 नवंबर के बीच मनाया गया। कहाँ इसका आयोजन है? नोएडा में हुआ। इसका आयोजन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, जो हमारी राष्ट्रपति है श्रीमती जी। और जो है हमारे जल संसाधन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। विषय क्या रहा? सतत विकास एवं जल संरक्षण और सुरक्षा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर मैं आप लोगों के लिए आता हूं। यस डियर स्टूडेंट, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित की गई? मेरे विचार से आजकल ट्रेंड चल रहा है तो पता होना चाहिए भाई इनका कि कहाँ प्रतिमाएं स्थापित हो रही है। तो कहाँ सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई भाई? ये हुई आप लोगों की राजसमंद। कहाँ हुई? राजसमंद। अब ये जो राजसमंद है, राजसमंद मैंने एक जगह और आप लोगों को पढ़ाया होगा, राजसमंद को मैंने एक जगह और पढ़ाया होगा राजसमंद को। ठीक है। कोई बालक के विषय में बता सकता हूँ कि राजसमंद मैंने कहाँ पढ़ाया? तो मैं एक दिन झील पढ़ा रहा था आप लोगों को। क्या पढ़ा रहा था? झील, राजसमंद, जयसमंद, पिछोला झील, ये सब क्या है? राजस्थान की है। तो राजसमंद के नाम से क्या है? झील भी है। और ये भैया नोएडा में है। सॉरी, आपका जो राजसमंद है, राजसमंद कहाँ है? किस जिले में? नाथद्वारा जिले में है। कौन से में है? नाथद्वारा में। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। भैया डेटा सेंटर से मीनिंग क्या? डेटा सेंटर से मीनिंग क्या है? यहाँ कहता डेटा आप लोगों का डेटा, बैंकिंग डेटा, शेयर बाजार का डेटा, सबका कलेक्शन एक ऐसा डेटा सेंटर स्थापित कर दिया कि वहाँ आप जाके क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ये आपके लोगों के सामने सवाल आया। तो इसको जो प्रारंभ किया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? योगी आदित्यनाथ। इस प्रकार का पहला भारत का, यूपी में जो है भारत का पहला डेटा सेंटर स्थापित हुआ है। ठीक है नहीं, लॉन्च किया गया। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मटेरियल आप क्या कर सकते हैं? अपना बैंकिंग डेटा क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो कहाँ स्थापित हुआ है भैया? ग्रेटर नोएडा में स्थापित हुआ है। उद्घाटन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, योगी जी ने किया। और भैया इसमें क्या करेंगे? अपने सोशल मीडिया का डाटा रख सकते हैं, अपना बैंकिंग का डाटा रख सकते हैं। ऐसा भारत में पहला है, ऐसा डेटा सेंटर भारत में पहला स्थापित हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर।
सरस फूड फेस्टिवल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? सरस फूड फेस्टिवल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया सरस फूड फेस्टिवल है क्या। सबसे पहले तो यही जानकारी होनी चाहिए कि सरस फूड फेस्टिवल है क्या। ठीक, अगर आपको वीडियो लग रही हो स्लो चले तो तेज करके आप लोग देख सकते हैं। बच्चा क्या कहता है ये बेटे, सरस फूड फेस्टिवल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पहले मैं चर्चा आपके साथ करता हूं। सरस फूड फेस्टिवल क्या क्या, दिल्ली में एक ऐसा आयोजन किया गया, सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग प्रांतों से एक स्वयं सहायता समूह, सुना होगा आप लोगों ने नाम, क्या सुना होगा? स्वयं सहायता समूह के लोग आए, जो आजीविका मिशन के तहत एक स्वयं सहायता समूह का गठन होता है। वे महिलाएं आई और उन्होंने अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार किए। तो उसके लिए सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन है 2022 में। और इसका आयोजन कौन करा था बच्चा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है भैया? नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास मंत्री है। ये कृषि मंत्री भी हैं। ये क्या है? कृषि एवं कल्याण मंत्री भी हैं। ठीक, अगला जो लाइन लिखी मैंने, तीन चारों के मंत्री आप लोगों को बता देता हूं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा है, और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? स्मृति ईरानी। कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। क्लियर होगी बात बेटा? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यस बच्चे, कहला हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधार्थियों ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है कि आईआईटी मद्रास। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, भारत में जो आईआईटी है उनकी संख्या 23 है। आईआईटी की संख्या कितनी है? 23 है भाई लोगों। कितनी है? आईआईटी की संख्या 23 है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो अपलोड मिलेगी। आप हर दिन करंट अफेयर और शाम को 7 बजे मैं आप लोगों के चैनल फ्यूचर जोन शामली पर इस वीडियो को अपलोड करता रहूंगा। ठीक है बेटे? तो क्या कह रहा है? 23 है। आईआईटीओ की संख्या कितनी है? 23 है। सबसे पुरानी आईआईटी कौन सी है? सबसे पुरानी आईआईटी कौन सी है? तो सबसे पुरानी आईआईटी का नाम है खड़गपुर। और ये खड़गपुर किस राज्य में है भाई लोगों? पीबी, पश्चिम बंगाल में। आपसे कोई पूछे सबसे पुरानी इंजीनियरिंग संस्था कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी इंजीनियरिंग संस्था कौन सी है? अब तो वो रुड़की आईआईटी हो गई। अब तो क्या होगी? रुड़की आईआईटी होगी। लेकिन रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा होता था? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। अब इस मुद्दों पर आता है। मुद्दा है इसरो, मुद्दा है नासा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने के लिए। तो हम लोगों का ये कहता है अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। अब भैया इसरो का तो अंतरिक्ष स्टेशन है नहीं, तो और ये जाक्सा और ये नोटा क्या है? हमारे उस किस में चलता है? नोटा का यूज किस में हो रहा है भैया? चुनावों में। नोटा का यूज किस में होता है? प्रयोग किस में होता है? ना चुनाव में होता है। ठीक, तो नोटा तो भी कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो आता कौन सा है? नासा। क्या आता है? नासा। तो नासा के साथ मिलके नासा के साथ मिलके नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1958 में हुई थी। 1958 में। और अपना इसरो की स्थापना कब हुई थी? अपने इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। अपने इसरो की स्थापना कब हुई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। क्लियर? इस नासा में काम करने वाले लोग भारत के अधिक हैं। भारतीयों की संख्या इसमें क्या है? अधिक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं मैं। यस, हाल ही में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में काकीनाडा में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो आप देखो काकीनाडा आपको लग रहा है राजस्थान का होगा? काकीनाडा लग रहा है आपको कहाँ का होगा? बिहार का होगा। तो ये थोड़ा सा नाम पे भी आप लोगों को फोकस कर लेना चाहिए। कई सारे क्वेश्चंस का जवाब आप नाम से भी आप दे पाएंगे।
तो ये राज्य कहाँ का है? दक्षिण, ये जो नाम है दक्षिण भारत का है। और दक्षिण भारत में बिहार से थोड़ा सा नीचे क्या जाता है? उड़ीसा, वहां भी इस तरह के कुछ नाम नहीं। तो आंध्र प्रदेश इसका क्या है? आंसर होता है। क्या होता है? आंसर। आंसर आंध्र प्रदेश हुआ। मेरा सवाल आप बच्चों से, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। आप सब लोग तलाश करेंगे, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन जब आप बच्चे खुद से तलाश करते हैं किसी चीज को तो वहां अलग ही मजा होता है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है 3, तीनों के नाम को आप लोगों को क्या करना है? सर्च करना है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन। इस सवाल का आंसर क्या था? आंध्रा। अगला सवाल आपकी सर, हाल ही में किसने 6 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? बीआरओ, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए बीआरओ। बीआरओ की अगर आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे तो आप लोग कई सारी चीजें इसी से समझ जाएंगे। बीआरओ की फुल फॉर्म अगर जानते होंगे तो कई सारी आप लोग चीजें इसी से समझ जाओगे। ये क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ। और बीआरओ का कार्य क्या होता है? बॉर्डर पर पड़ने वाली सड़कों को बनाना बीआरओ का कार्य होता है। ठीक है, तो इसने कहता है कि 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो कहां किया है? तो किसने किया? सबसे पहली बात तो किसने किया है? तो किसने किया भाई? ये किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह कौन है भैया? अपने देश के रक्षा मंत्री हैं। श्री राजनाथ सिंह जी क्या हैं? अपने देश के रक्षा मंत्री हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं के अंडर में आएगा। ठीक है, तो क्या क्या 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ। ठीक है, अब यहां सवाल ये आता है कि मुख्य रूप से उद्घाटन कहां हुआ? मुख्य रूप से उद्घाटन कहां हुआ? प्रांत तो 6 हैं, लेकिन हम लोग यहां एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को दे जाना चाहेंगे। पहले एक राज्य होता था जेके, याद रख लेना, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन करके 2 प्रांत बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब मैं आपसे पूछता हूं जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं और लद्दाख में कितने जिले हैं? अब 20 हैं तो इनको तो कोई पूछेगा नहीं। जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या कितनी है? 20। इनको तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इन 2 जिलों के विषय में जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 जिले हैं लद्दाख में, इन 2 जिलों के विषय में जो है क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से जिले हैं? एक तो है कारगिल, एक तो है कारगिल, और दूसरा कौन है? लेह। एक तो है कारगिल और दूसरा कौन होता है? लेह। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। हाल ही में कहां पर भारत का पहला स्वदेशी ओवर हॉर्स मैग्नेटोमीटर स्थापित किया गया है? मैग्नेटोमीटर स्थापित किया गया है। चलें, ये एक्चुअली में क्या है? मैग्नेटोमीटर ये क्या करेगा? उच्च संवेदनशीलता और कुशल विद्युत खपत के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, ये पूरी दुनिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए इसको चुना गया है। और ये चुंबकीय जो वेधशालाएं हैं वहां पर इसको स्थापित किया गया है। तो हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ओवर हॉर्स मैग्नेटोमीटर कहां स्थापित किया गया है? तो सीधी बात है भैया, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, सारे के सारे टॉप मोस्ट चीजें हैं। सारी की सारी क्या है? टॉप मोस्ट चीजें हैं। इसको जो स्थापित किया गया है, डी आंसर, अलीबाग। कहां स्थापित किया गया है? अलीबाग चुंबकीय वेधशाला महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अलीबाग चुंबकीय वेधशाला महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है। डी आंसर इस सवाल का आ जाता है। नेक्स्ट वन सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं। हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र संघ की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, बात संयुक्त राष्ट्र संघ की चल रही है और बात किसकी हो रही है? भारत के विषय में। किसके विषय में बात हो रही है? भारत के। तो ये भारत के जो प्रतिनिधि है कौन है जो इसको क्या बनाया गया? अध्यक्ष नामित किया गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का कोई महत्व ज्यादा ना होता अगर ये शेफाली जुनेजा जो है इस संगठन की क्या ना बनती? अध्यक्ष, परिवहन समिति की अध्यक्ष ना बनती। तो सवाल का आंसर क्या आता है? शेफाली जुनेजा। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई है परिवहन समिति या, ठीक है,
ये जो अध्यक्ष बनी, ये भारतीय राजस्व में 1992 में अधिकारी बनी थी। उसके बाद में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कर दिया गया, डेप्यूट कर दिया, और अब ये क्या बनी, वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में नियमित हुई। तो मेरे विचार से लिखाने की तो कोई बात इसमें लगी नहीं, नोट कर लेंगे आप लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न, कल नई क्लास लेकर हम लोग आपके साथ आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी किसके तहत काम करती है? सवाल आया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी किसके तहत काम करती है, ये सवाल। अंतर्राष्ट्रीय तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, विश्व मंच और आर्कटिक परिषद, ये कई सारे ऑप्शन। इस बार तो सारे के सारे मुझे क्या लग रहे हैं, ठीक ठाक से लग रहे हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात चर्चा करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई। सबसे पहले तो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1974 में। किसकी भैया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 1974 में। स्थापना कब होती है बच्चा लोग? 1974 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा समिति की स्थापना 1974 में होती है, एजेंसी की स्थापना 1974 में होती है। दूसरी बात मैं पूछूंगा, यार इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ भाई लोगों? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। ठीक है, अब मुद्दा यह आया कि भैया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी किसके अंदर काम करती। खैर मैं एक और चीज थोड़ी सी आप लोगों को बताता हूं। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एक मंच है, इसमें देशों की संख्या 29 है। कितनी है? 29 देश हैं इसमें सदस्य अगर बात करें। और ये किसके अंडर काम करती है भैया? आपके आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। किसके? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। बी आंसर। एवं विकास संगठन। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप सब बच्चे आए और इस वीडियो को अच्छे से सीख लीजिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। इससे आपका करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी क्या होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।